हमें जो चैलेंज आता है वो वोकेबलरी का आता है। 20 नंबर की वोकेबलरी सीएसएस में आती है, पीएमएस में भी आती है, जिसमें 10 नंबर के आते हैं सिनोनिम्स, और 10 नंबर के आते हैं एंटोनिम्स। सिनोनिम्स ये देखें, मैंने सेम शक्लें बनाई हुई है यहाँ पे। और एंटोनिम्स मैंने दिन और रात बनाया हुआ है, ये दिन है, ये रात है। अच्छा, एक तो वोकेबलरी का होता है आम इस्तेमाल, यानी कि मैंगो यूज। तो हमने आम इस्तेमाल को जहन में रख के भी वोकेबलरी को पढ़ना है, लेकिन हमने रेडी करनी है वोकेबलरी। वोकेबलरी हमने रेडी करनी है अपने एग्जाम्स के लिए। और बेटा ये मुफ्त के नंबर है। और आपको बताऊं कि इस दफा जो मेरी बुक है इसकी वोकेबलरी की, तो उसमें से 14 वर्ड्स जो है वो डायरेक्ट आए। उसी में से क्या नाम है, इडियम्स आए हैं। अच्छा, उसमें कोई मेरा कमाल नहीं है। उसमें सिर्फ मैंने किया क्या हुआ है कि जो GRE के वर्ड्स हैं ना, मेन वर्ड्स, वो मैंने उस बुक में प्रोसेस किए हुए हैं। और वो कैसे प्रोसेस किए हुए हैं वो मैं आपको बताता हूं। अब सबसे पहली गुजारिश ये है, हमें इश्यू आता है कि वोकेबलरी को मेमोराइज कैसे किया जाए। भाई रटा लगाना पड़ता है? नहीं लगाना पड़ता रटा, हम कुछ ऐसा ट्रीटमेंट करते हैं कि रटा ना लगाना पड़े। अब उसमें से मेथड 1 है हमारा वोकेबलरी को याद करने का, कि जो मैं आपको वोकेबलरी बैंक दूं उसको आप एक ही सिटिंग में पढ़ लो। गो थ्रू द टारगेट वर्ड्स, सपोज एट वन swoop, एंड हाईलाइट द वर्ड्स यू ऑलरेडी नो। यहां पर मैंने गुजारिश की हुई है कि गो थ्रू द टारगेटेड वर्ड्स, जो मैं टारगेट वर्ड्स आपको दूं उन टारगेटेड वर्ड्स को आप एट वन swoop एक सिटिंग में पढ़ो। एंड हाईलाइट, और हाईलाइट कर लीजिए आप उन लफ्जों को जिनको आप पहले से जानते हो। कैसे भला? फर्ज करें मैंने आपको ये वर्ड दिया, ये हमारी बुक का 52nd वर्ड है, और ये वर्ड है अडेंडम। अडेंडम को जब आपने देखा तो आपने कहा कि यार इसमें तो ऐड का लफ्ज हमें पहले से ही आता है। जब आप वोकेबलरी को एक ही गो में बैठ के पढ़ोगे, फर्ज करो मैंने आपको 500 वर्ड्स दिए, 500 वर्ड्स, मैं कहता हूं सिंगल सिटिंग में पढ़ो, आप कहते हो जी ये हम कैसे कर सकते हैं भाई, सिंगल सिटिंग में 3 आवर्स की मूवी देख सकते हैं अगर आप, तो वर्ड क्यों नहीं पढ़ सकते? सिंगल सेटिंग में मैं इसलिए कह रहा हूं कि उसको पढ़ लो कि आपको कई लफ्ज खुद पहचाने जाएंगे, कई लफ्जों को आप खुद पहचान लोगे कि यार हमें आते हैं, या उनका कोई ना कोई पार्ट हमें आता होगा। जैसे एडेंडम से मुझे लग रहा है कि इसके अंदर कोई ऐड होने की सेंस है। जी हाँ, ऐड होने की सेंस है, और इसका मतलब है समथिंग एडेड और टू बी एडेड, कोई चीज ऐड की जाए। देखिए, अच्छा इसके सिनोनिम हो गए एडिशन, इसके सिनोनिम हो गए सप्लीमेंट, ये देखिए। और एंटोनिम हो गए इसके डिक्रीज करना या लेस करना, यानी कि ऐड करना इसका सिनोनिम हो गया, और डिक्रीज करना, लेस करना, रिड्यूस करना, सब्सट्रैक्ट करना, ये इसका एंटोनिम हो गया। और यही मेरी किताब की शक्ल है। यानी एक वर्ड दिया होता है, उसके बाद उर्दू में मीनिंग इसका दिया होता है, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है जमीमा, जम कर देने से, इजाफी मवाद। फिर उसकी कैटेगरी दी होती है कि नाउन है या क्या है, फिर उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दिए होते हैं, और आखिर में एक सेंटेंस भी दिया होता है कि भाई आप उसको भी पढ़ के अंदाजा लगा लो। फिर एक तस्वीर भी दी होती है, जैसे कि इससे भी पता चल रहा है कि एडेंडम का मतलब क्या हुआ, कि सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है ना वो मेनली हमारे पास ग्लास में मौजूद है। सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है वो किताब ग्लास में मौजूद हैं, और ऊपर ये जो हमने इसके फ्रूट के हमने यहाँ पर छिल फ्रूट के हमने पीसेस यहाँ पर लगाए हुए हैं, तो ये यहाँ पर एडेंडम्स हैं, ऐड किए हुए हैं। मिसाल के तौर पे आप एक किताब लिखते हो, और किताब में आप फर्ज करें 1000 वर्ड्स की किताब छाप देते हो। फिर आप जब उसका अगला एडिशन छापते हो तो आप उसमें 100 वर्ड्स का एडेंडम छापते हो, ऐड करते हो उसमें आप। मिसाल के तौर पे कि ये जो आपके मोबाइल फोन्स होते हैं, मोबाइल फोन्स में ये जो आप उसका कवर लगवाते हो या ऊपर जो जेली लगवाते हो, वो उसके एडेंडम्स हैं, यानी कि जमीमा, यानी कि इजाफी मवाद।
अब मुझे ये लफ्ज, अगर मैंने जरा सा गौर करूं तो इसमें ऐड का वर्ड मुझे आता है, तो मुझे समझ आ जाएगी कि यार मुझे ये लफ्ज आता है। अच्छा, ये फिर इसकी जरा ना मेरा कॉन्सेप्ट समझिए। ये जो मैं गुजारिश कर रहा हूं ना आपसे कि एक ही सिटिंग में सारे वर्ड्स पढ़ें, एक सिटिंग में सारे वर्ड्स पढ़ने से ना आपकी एक मेन वोकेबलरी रेडी होगी। फर्ज करें मैं आपको 500 वर्ड्स देता हूं, हो सकता है उसमें से आपको 100 पहले से आते हो, तो वो घट के 400 रह जाएंगे। और वो जो आपको 100 वर्ड्स आते होंगे ना, जो आपको 100 वर्ड्स आते होंगे, वो आपकी पक्की वोकेबलरी हो जाएगी फिर। वो आपसे छीन कोई नहीं पाएगा। कुछ कुछ आपसे, कुछ आपको पहले से आते होंगे, और कुछ वर्ड्स को आप पहचान लोगे कि यार ये हमें आते हैं। एक बात। अच्छा जी, दूसरी बात है यहां पर। अच्छा, अब ये देखिए दूसरा लफ्ज। दूसरा लफ्ज है यहां पर अफुट। अब अफुट का जो लफ्ज है, देखिए, अफुट का जो वर्ड है, इसमें फुट का लफ्ज मौजूद है। तो फुट का मतलब होता है पांव। तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं इसका मतलब पांव पांव हो, ऐसा ही मतलब है। अफुट का मतलब होता है इन द प्रोग्रेस, प्रोग्रेस में होना, बीइंग प्लान्ड, हैपनिंग, वकू पजीर होते हुए होना, डेवलपमेंट में होना, रमा दमा होना, जारी होना। ये जो MW लिखा हुआ है ये मैरियम वेबस्टर है, ये जो OX लिखा हुआ है ये ऑक्सफोर्ड है। और देखें इसके सिनोनिम्स, हैपनिंग, अकरिंग, ऑनगोइंग। और सिनोनिम्स अगर ढेर सारे दिए हो ना, तो पहले 3 या 4 याद किया करते हैं, वो डायरेक्ट मीनिंग्स होते हैं। जैसे जैसे सिनोनिम्स आगे जाते जाते हैं तो वो इनडायरेक्ट मीनिंग्स बनते जाते हैं। यानी शुरू शुरू में डेनोटेटिव मीनिंग्स दिए होते हैं। डेनोटेटिव मीनिंग्स का मतलब है डायरेक्ट मीनिंग्स। और जैसे जैसे आप आगे चलते जाते हो तो फिर उनका जो शेड है वो मध्यम होता जाता है, वो मुहावराती मतलब बनते जाते हैं। अब इसकी आपको मैं मिसाल दूं कैसे। जैसे सी फॉर चेयर होता है, चेयर का मतलब है कुर्सी, ये इसका डायरेक्ट मतलब है। लेकिन चेयर का मतलब अथॉरिटी भी तो है, चेयर का मतलब रूल भी तो है, चेयर का मतलब पावर भी तो है। ये है इसका मुहावराती मतलब, चेयर का। आपको CSS PMS में मुहावराती मतलब नहीं आते, डायरेक्ट मीनिंग्स आते हैं, यानी कि डेनोटेटिव मीनिंग्स आते हैं, कॉनोटेटिव नहीं। ठीक। तो जब आपको ज्यादा सारे सिनोनिम्स अगर आपके सामने आ जाए, तो इस पे भी नहीं आपने परेशान होना कि अब ये सारे याद करें। आपको शुरू वाले याद करें, उसके अलावा जितने याद होते हैं करें। जैसे कि एडवांसमेंट है, ये मुझे पहले से आता है। जैसे फर्दरेंस है, ये मुझे पहले से आता है। ऑन रश को अगर मैं थोड़ी सी तवज्जो से याद कर लूं, तो ऑन वर्ड्स का मतलब हमें पहले से आता है, तो ऑन रश भी याद कर लेते हैं हम। जैसे फर्ज करें कि हमने एक फर्ज करें कि एक हमने सेमिनार किया, उसमें हमने किसी चीफ गेस्ट को बुलाया। मैं कहता हूं कि भाई आपने बॉयज मुझे बताना है कि जब वो चीफ गेस्ट आ जाए, तो आप में से कोई लड़का आके कहता है, सर द चीफ गेस्ट इज अफुट, द चीफ गेस्ट इज अफुट, प्लीज गेट रेडी, द चीफ गेस्ट इज अफुट। यानी कि वो रास्ते में है, यानी कि वो आ रहे हैं, यानी कि वो रवां दवा है। ये हो गया। ये बेटे मेरा पहली गुजारिश थी, मेथड 1 था, कि आप ना जो मैं आपको बैंक दूं, आप उनको सिंगल सिटिंग के अंदर पढ़ो और लफ्जों को अपना बनाओ, पहचानो कि कौन से लफ्ज ऐसे हैं जो आपको पहले से आते हैं, या हल्का सा जोर दें तो आपको समझ आ जाएगी कि यार ये हम लफ्ज हमें आते हैं, किसी ना किसी शक्ल में हमें याद है। अब दूसरा मेथड, ये जो मेथड है, ये मेथड है फोर्स्ड रिजेक्शन का। ये मेरा सबसे फेवरेट मेथड है। फेवरेट मेथड क्यों? कि इस मेथड के थ्रू, फोर्स्ड रिजेक्शन वाले मेथड के थ्रू, हम नए वर्ड्स भी याद करते हैं, इडियम्स भी, फ्रेजल वर्ब्स भी, पेयर्स ऑफ वर्ड्स भी, सब याद करते हैं। ये कौन सा मेथड है? स्टॉप यूजिंग वर्ड, स्टॉप यूजिंग वर्ड्स यू ऑलरेडी नो। उन लफ्जों को बोलना छोड़ दीजिए जिनको आप पहले से जानते हो। उन लफ्जों को बोलना छोड़ दीजिए जिनको आप पहले से जानते हैं। उनकी जगह कोई नए लफ्ज बोलें। अब ये खुद से वादा करना होता है। अब इसका फायदा देखें क्या होता है जी। ये देखिए, अब हुजूर, हम इंसल्ट का लफ्ज कई दफा बोलते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में ये लफ्ज है इंसल्ट। क्यों ना हाँ इंसल्ट की जगह अबेस बोल लें। ही इंसल्टेड हिज सबॉर्डिनेट, द बॉस इंसल्टेड हिज सबॉर्डिनेट्स। इसको आप कहें ही अबेस्ड हिज सबॉर्डिनेट्स। और ये अबेस्ड जो है, इसका मतलब है तहकीर करना, किसी की जिल्लत करना, किसी की इंसल्ट करना, ह्यूमिलिएट करना, डिग्रेड करना, बी लिटिल करना। ये देखिए। अच्छा, और उर्दू में भी ये मतलब मैंने इसलिए मुश्किल लिखे हुए हैं, तहकीर,
यानी कि अगर आपको ट्रांसलेशन में लफ्ज आए इस किस्म का, तो आपकी एक उर्दू की वोकेबलरी भी बने। यानी तहकीर हकारत से निकला है। अच्छा, अब देखें कि शर्मिंदा करना, जिल्लत करना, ये इस मानों में इस्तेमाल होता है। जैसे मैं कहूं कि जनाब उसका रिजल्ट बहुत बुरा आया और उसके पेरेंट्स की बड़ी इंसल्ट हुई, तो मैं ये भी कह सकता हूं हिज बैड रिजल्ट अबेस्ड हिज पेरेंट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंसल्टेड की जगह, एम्बेरस्ड की जगह हम अबेस्ड, अबेस का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये वर्ब है। और देखें इसकी फॉर्म्स भी मैंने यहां पर दी हुई हैं। अबेस, अबेस्ड, अबेस्ड, अबेसिंग। उसके बाद आप 10 दफा दिन में ये लफ्ज इस्तेमाल करते हो। एक्सप्लेन, एक्सप्लेन कर दें, प्लीज एक्सप्लेन करें। सर अपने पॉइंट को जरा वजाहत कर दें। एक्सप्लेन को बोलना छोड़ दें, उसकी जगह पर लफ्ज यूज करें एल्यूसिडेट। When he asked for the detail, when he asked for the detail, he refused to explain. जब हमने कहा कि डिटेल बताओ, he refused to explain, तो उसने एक्सप्लेन करने से इनकार कर दिया। तो आप कहते हैं he refused to elucidate। क्लैरिफाई करना, एक्सप्लेन करना, इंटरप्रेट करना। और ये भी वर्ब है, ये देखें यहां पर क्या लिखा हुआ है, एलुसिडेट, एलुसिडेटेड, एलुसिडेटिंग। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहती है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहती है कि टू मेक समथिंग क्लियरर बाय एक्सप्लेनिंग इट मोर फुली। जैसे आप अपने टीचर को कहो कि सर प्लीज प्लीज एलुसिडेट योर पॉइंट। तो अब वादा खुद से करना होता है कि जी हम, जो पुराने लफ्ज हैं वो तो हमें आते हैं, पुराने लफ्ज तो हमें आते हैं, उसके ऊपर जब आप एक पैच लगा देते हो नए लफ्ज का, और पुराना लफ्ज को फोर्सफुली रिजेक्ट करते हो कि हमने नहीं बोलना, तो नया लफ्ज जल्दी से याद होता है, ज्यादा जल्दी याद होता है। एक मेथड हो गया ये। अच्छा जी, मेथड 3 है इसका डीकंस्ट्रक्शन का। अब ये जो मेथड है ना, ये हम बचपन से यूज करते आए हैं। जैसा कि हेइनस को अगर हम एक साथ पढ़ें तो शायद हेइनस का वर्ड हमें मुश्किल लगे, हेइनस का वर्ड अगर हम एक साथ पढ़ें। लेकिन अगर इसको इसको डीकंस्ट्रक्ट कर दें, इसके हिज्जे बना दें, इसके बकायदा अलग अलग कर दें स्पेलिंग को, तो देखें एच ई ही, ये भी हमें पता है। आई एन एन, ये भी हमें पता है। और ओ यू एस के ऊपर कई लफ्ज हमें पता है कि खत्म होते हैं। यानी ये तीनों ही लफ्ज के जो टुकड़े हैं ये हमें आते हैं। तो मेरी बात समझो गौर से, ये जो बेटे मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं ना, ये इस वक्त ह्यूमन साइकोलॉजी को सामने रख के दे रहा हूं कि नफसियाती तौर पर हम किस तरह जल्दी, कौन से हम ऐसे साइकोलॉजिकल टेक्निक्स यूज करें कि हमें लफ्ज जल्दी याद हो। ये जो लेक्चर है ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो कि कॉमन से हैं, जो कि हर किताब में लिखे होते हैं, लेकिन ये जो लेक्चर है ये मेरा अपना डेवलप किया हुआ लेक्चर है, ये अपना इजाद किया हुआ लेक्चर है। ये कैसे इजाद किया कि जब बच्चे कहते थे कि सर हमें वर्ड्स याद नहीं होते, कोई मेथड तो बताएं, तो जितने मेथड मैं इन्वेंट कर सका, जितने मेथड को मैं मतलब ह्यूमन साइकोलॉजी को सामने रख के मैं आपके सामने ला सका, वो सामने लेके आया हूं। और देखें, जब किसी लफ्ज के आपको स्पेलिंग याद हो जाते हैं ना, हिज्जे याद हो जाते हैं, तो उसका मीनिंग भी पीछे पीछे भागता हुआ आता है। अब ये क्या, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। भाई जो लफ्ज आपको, जिसके हिज्जे याद हो गए, जिस लफ्ज के स्पेलिंग आपको याद हो गए, जिसको आपने रिकंस्ट्रक्ट कर लिया, भाई उसका मीनिंग खुद ब खुद भागेगा, भाग भाग के पीछे आएगा। अब हेइनस का मतलब होता है मकरूह, करे, या कबीह, काबिल नफरत। अब बेटे, अब जैसे कि इसका मतलब है हेटफुल, काबिल नफरत, ड्रेडफुल। देखें, जैसे मैं कहूं कि इसराइल में हेइनस वॉर क्राइम्स हो रहे हैं, यानी मकरूह, मकरूह और काबिल नफरत वॉर क्राइम्स हो रहे हैं, छोटे छोटे नौमौलूद बच्चों को वहां पर मारा जा रहा है, हेइनस। और यहां पर देखिए, ये जो मैंने सेंटेंस लिखा हुआ है, ये भी इसी किस्म का है कि पीपल वर एक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग हेइनस क्राइम्स। कि लोगों को एक्यूज किया गया कि उन्होंने इंतहाई कबीह, इंतहाई काबिल नफरत क्राइम्स को उन्होंने कमिट किया था, सरजद उन्होंने किया था। और ये तस्वीरें इसीलिए मैंने साथ में लगाई हुई हैं कि एक पिक्टोरियली भी आपको वो चीज याद हो। अब इस जानवर को भी हम मकरूह समझते हैं, और बाज तो कहते हैं कि इसका नाम लेने से भी जुबान नापाक हो जाती। तो हम एक इसका नाम नहीं लेते, और पुराने जमाने में जो बीवियां थी वो अपने खामद का नाम भी नहीं लेती थी। वो तो इज्जत के लिए नहीं लेती थी ना। सर हम मुझे मकरूर। सर अब भी नहीं लेती, अभी हमारे पटाखे।
तो जो, जानवर में नहीं लेती है जी। हाँ, वो अपने खामद का नाम नहीं लेती, वो तो इज्जत के लिए नहीं लेती ना, ये केस और है। ये तो जानवर ऐसा है कि हम इसका नाम नहीं लेते। अब ये लफ्ज देखें, एडहेयर। अब एड को अलहदा कर दें और हेयर को अलहदा कर दें, एड हेयर। जब आपने, हम, अब मुझे एड का लफ्ज भी आता है और हेयर का लफ्ज भी आता है। तो एडहेयर का मतलब है डटे रहना, साबित कदम रहना, जमे रहना, और ये वर्ब है, देखें, एडहेयर, एडहेयर्ड, एडहेयर्ड, एडहेयरिंग। जैसे यहां पर मैंने जिना साहब और उनके साथी यहां पर बनाए हुए हैं जो कि डटे रहे अपने मकसद पे। अच्छा, एडहेयर को हम यूं भी कह सकते हैं, वी शुड एडहेयर टू द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम। साबित कदम रहना, चलना, एडहेयर का ये मतलब भी है। फिर एक बच्चे कहते हैं, सर आप ना बाज़ बहुत ज्यादा सिनोनिम्स लिखते हैं, देखें, फॉलो करना, ओबे करना, स्टे करना, ऑब्जर्व करना, स्टिक टू, बी अटैच टू। ना करो याद, ना करो सारे याद ना। फॉलो करना, ओबे करना, चलें, ये याद कर लें, यहां पर स्टिक टू, होल्ड टू, अबाइड बाय, ये याद कर लें। यानी शुरू शुरू के सिनोनिम्स जो कि डेनोटेटिव सिनोनिम्स होते हैं, उनको याद करें। हम मीनिंग्स अच्छी तरीके से देख लें कि उसका मीनिंग्स कैसा लिखा हुआ है। अब ये लफ्ज देखें। अब इस लफ्ज को अगर मैं यहां पढ़ूं ना, तो वेल, इट इज अ वेरी टफ वर्ड। लेकिन जैसे ही मैंने इसके हिज्जे किए, तो ACR, आर्क भी मुझे आता है। HI, हाय, हाय हेलो, हाय हेलो भी हम लोग रोज करते हैं। पेल के तो फ्रिज होते हैं और AC होते हैं और डीप फ्रीजर्स होते हैं। अगो का लफ्ज भी हमें आता है। देखें, कट्ठा अगर इस लफ्ज को देखेंगे तो ये मुश्किल लगेगा। जैसे ही आप इसको डीकंस्ट्रक्ट करेंगे, यानी इसके हिज्जे, इसके स्पेलिंग कर लेंगे, तो ये आपको याद हो जाएगा। और आप यकीन कीजिए, ये बड़ी इंसान की तगड़ी नफ्सियात है। जिस लफ्ज के स्पेलिंग याद होते हैं ना, मीनिंग खुद ब खुद चिपकता है साथ में। मैं आपको इसकी कई मिसालें दूंगा आज। अब इसका जो तलफ्फुज है वो है आर्किपेलागो, आर्किपेलागो। और इसका मतलब है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। जैसे यहां पर भी मैंने लिखा हुआ है, दिस आर्किपेलागो कंसिस्ट ऑफ 7 स्मॉल आइलैंड्स। तो ये हुजूर डीकंस्ट्रक्शन का एक और मेथड है। हाँ। अच्छा, अब आप लोग मेरी बात सुनो गौर से। कुछ लफ्ज जल्दी याद होते हैं अपनी खास साउंड की वजह से। अब कैसे भला? कुछ लफ्ज याद होते हैं अपने खास साउंड्स की वजह से। द इंडिपेंडेंट साउंड ऑफ द वर्ड और द डाइकोटमी बिटवीन द शेप एंड द साउंड हेल्प मेमोराइज। ये मैं आपको बताता हूं क्या है। है मैं एक और स्लाइड खोल लूं जिसके ऊपर मैं लिख सकूं। आई एम सॉरी, ये तो रिकॉर्ड ही नहीं किया, ये वाला पार्ट मैंने। चलें, ये मैं जल्दी से रिकॉर्ड कर लेता हूं फिर। देखें, साउंड की टेक्निक ये होती है कि अगर किसी लफ्ज की शक्ल और उस लफ्ज की साउंड डिफरेंट हो, तो वो जल्दी याद होता है। जैसे ये लफ्ज की शक्ल अगर हम देखें, तो लगता है कि ये है रेन, डेज, वस। शक्ल से तो ये लगता है कि इसकी साउंड ऐसी होगी, लेकिन असल में इसकी साउंड है रॉन्डिवू। और इसका मतलब है मुलाकात। तो अगर किसी लफ्ज की शक्ल और उस लफ्ज की साउंड में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो, तो वो अल्फाज आपको याद हो जाते हैं जल्दी, साइकोलॉजिकली जल्दी याद होते हैं। एक तो हो गया मेथड ये पहला। और दूसरा मेथड हो गया कि अगर किसी लफ्ज की साउंड ही हिंट दे दे कि उसका मीनिंग क्या है, मीनिंग क्या होना चाहिए, तो वो लफ्ज भी जल्दी याद होते हैं। जब किसी की लफ्ज की साउंड हिंट दे दे कि उसका मीनिंग क्या है, तो वो लफ्ज भी जल्दी याद होते हैं। अगर किसी लफ्ज की शक्ल और उसकी साउंड में तजाद हो, बड़ा तजाद हो, तो वो लफ्ज भी जल्दी याद होते हैं। और अगर किसी लफ्ज की साउंड उसका मीनिंग भी बताए, जैसे कि विस्पर का लफ्ज बोलने से ही एक सरगोशी की सेंस महसूस होती है। हिस का लफ्ज बोलने से ही एक सांप की फुंकार जैसा एक लफ्ज है हिस। और थड का लफ्ज बोलने से ही एक धमाका सा महसूस होता है। तो यही इसके मीनिंग है, विस्पर सरगोशी, हिस सांप की आवाज, थड धमाका। एंड व्हेन द साउंड ऑफ अ वर्ड गिव्स सजेस्ट्स इट्स मीनिंग। तो इस टेक्निक को हम, इस फिगर ऑफ स्पीच को हम लिटरेचर में कहते हैं ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया, ओनोमेटोपिया, यानी व्हेन द साउंड ऑफ द वर्ड सजेस्ट द मीनिंग ऑफ द वर्ड। अच्छा जी, अब हम जाते हैं अपनी मेन स्लाइड्स की तरफ। अब हम देखते हैं कि क्या ये साउंड वाला मेथड कहां तक सही है। ये पहले बिल्कुल फुल हुआ हुआ था, अब ये मतलब फुल स्क्रीन पे आ रहा था। अब देखें जी। अब ये वर्ड पढ़ें, पहला, अबोमिनेबल।
अबॉमिनेबल। इसको सुन के ही आपको लग रहा है कि ये कोई बदबूदार लफ्ज है। अबोमिनेबल, बो है इस लफ्ज के अंदर, बो, बदबू। और ये मैंने जो तस्वीर दी हुई है ये भी जरा गौर कीजिएगा। हर्बल गांव मूत्र। सर ये इंडिया से ही होगी सर। हेटफुल, डिटेस्टेबल, रिपल्सिव। अब ये दूसरा लफ्ज देखें। इस लफ्ज के अंदर ही ऐसा नहीं लग रहा कि कोई बार बार पूछ रहा है, बार बार पूछ रहा है, अस्कैंस अस्कैंस आस्कैंस आस्क, आस्क आस्क। यानी को बार बार तभी पूछता है ना जब कोई शक करता है, तो अस्कैंस। और अस्कैंस का मतलब है शक करना। और आपको बेटे एक मजे की बात बताऊं। ये जो रूल है ना, ये जो हम लफ्ज पढ़े हैं अस्कैंस का, हम्म, इस लफ्ज पे आप वो फोर्स्ड रिजेक्शन वाला रूल भी अप्लाई कर सकते हो। मिसाल के तौर पर, आप डाउटफुली बोलना छोड़ दो। डाउटफुली की जगह स्कैंस बोलो, एडवर्ब है ये। वहां डाउटफुली एडवर्ब है, यहां स्कैंस एडवर्ब है। तो अगर हम फैसला करें कि हम डाउटफुली की जगह स्कैंस बोलेंगे तो ये लफ्ज याद हो जाएगा जल्दी। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूं कि ही लुक्ड डाउटफुली एट मी, तो मैं यूं भी तो कह सकता हूं कि ही लुक्ड askance एट मी। ही लुक्ड डाउटफुली एट द क्वैक। क्वैक का मतलब है नीम हकीम, झूठा फ्रॉड डॉक्टर। तो हम यूं भी कर सकते हैं कि ही लुक्ड askance एट द क्वैक। ये सेंटेंस देखें, ये जो नीचे लिखा हुआ है, ही लुक्ड askance, उसने शक से देखा। देखो डाउटफुली भी आ सकता है, एट द ओल्ड लेडी हु वाज कैरिंग समथिंग स्टेल्थीली। उसने उस बूढ़ी औरत की तरफ शक से देखा जो कि कैरिंग ले जा रही थी समथिंग, कोई चीज, स्टेल्थीली, चोरी चोरी। अच्छा, मेथड 5 जो है वो है शेप का मेथड। देखिए ये जो अल्फाज होते हैं ना बेटे, ये शक्लें हैं। ये एस भी एक शक्ल है, एच भी एक शक्ल है, ए बी, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये शक्लें हैं। और हम चीजों को शक्लों से ही पहचानते हैं ना। कुछ लफ्जों की, कुछ अल्फाज की शक्लें इतनी इतनी इंटरेस्टिंग होती हैं, खूबसूरत नहीं मैं कह रहा, इंटरेस्टिंग कह रहा हूं। कुछ लफ्जों की शक्लें ही इतनी इंटरेस्टिंग होती हैं कि वो हमें जल्दी याद होते हैं, और जब उनकी शक्लें हमें याद होती हैं तो उनके मीनिंग भी पीछे भागते भागते आते हैं। मिसाल के तौर पे, अच्छा ये मैंने वैसे बनाया है, देखें कि खवातीन के चेहरों के डिफरेंट उन्होंने टाइप्स बताई होती हैं कि ये ओवल फेस है, ये ट्राइंगुलर फेस है, ये डायमंड फेस है। यानी शक्लों की मुख्तलिफ किस्में बताई होती हैं कि ये किताबी चेहरा और ये फलाना चेहरा। लड़कों का बेचारा ऐसा नहीं कहा जाता। लड़कों को कभी, लड़कों को तो घर वाले ही जिल्लत कर करके मार देते हैं। लड़कों को कहा जाता है परात के मुंह वाला, हंडिया के मुंह वाला, खोते के मुंह वाला। अब ये लफ्ज देखें, एपीटी। एपीटी का लफ्ज जब मैंने पहली दफा पढ़ा था तो मुझे याद हो गया, 3 वर्ड्स हैं इसके अंदर, एप्ट। और एप्ट का मतलब होता है मौजू, मुनासिब, एप्ट। ये अप्रोप्रिएट का मुखफ़्फ़फ नहीं है। अप्रोप्रिएट एक और है रूट, और ये एक और रूट है, एप्ट। और एप्ट का मतलब होता है मुनासिब। ये ऑनस देखें अब। ऑन और अस का मिला हुआ लफ्ज है, इसकी शक्ल ही अच्छी लगी, मुझे याद हो गया। फिर मैं देखूंगा कि इसका मीनिंग क्या है। इसका मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज आवर ऑनस टू प्रोटेक्ट आवर वर्ल्ड। इट इज आवर ऑनस टू प्रोटेक्ट द अर्थ। ऑनस, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, अब इसके ऊपर भी वो हमारा जो दूसरा मेथड था फोर्स टू रिजेक्शन वाला, उसको भी लगा लीजिए। फैसला कर लीजिए कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी की जगह ऑनस बोलना है। और ऑनस का लफ्ज खुद भी देखो कितना मजे का, इसकी शक्ल मजे की है। इसकी शक्ल मजे की है, कम अपन्स, कम अप एंस। अच्छा, इसको डीकंस्ट्रक्शन के थ्रू भी याद किया जाता है, कम अलैदा, अप अलैदा, और एंस अलैदा। ए एन सी पे कई लफ्ज हमारे खत्म होते हैं। कम अपन्स, और किए का खमियाजा भुगतना, ये है इसका मतलब, कम अपन्स। ये जो हरकत कर रहा है ये भाई बैठा हुआ, शाख काट रहा है जिस पे खुद ही बैठा हुआ है, तो इसका खमियाजा खुद ही भुगतेगा, इसका कम अपन्स खुद ही भुगतेगा। ये थी शक्ल की बात।
अच्छा, ये जो सिक्स्थ मेथड मेथड है ना, ये हर ये मतलब इसकी इसकी वेबसाइट्स भी मौजूद हैं पूरी की पूरी, इसकी निमोनिक डिक्शनरी भी मौजूद है। ये बड़ा आम सा है, तो ये भी मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया। निमोनिक का मतलब होता है किसी लफ्ज को याद करने के लिए या तो उस लफ्ज को टेढ़ा मेढ़ा कर देना, या कोई और थॉट अटैच कर देना, कुछ भी अपनी मादरी जुबान में, पश्तो में, पंजाबी में, सराइकी, उर्दू, सिंधी, बलोची, किसी भी लैंग्वेज को अटैच कर दें उसके साथ और कोई कहानी बना लें। बिलफर्ज ये लफ्ज है एक्मी, मैंने इसको उल्टा पढ़ा हुआ है। जब मैं एसी बन जाऊंगा तो नुक्ताए उरूज पर हूंगा। मैं एसी, ये मैंने निमोनिक बनाया। निमोनिक बनाने का मतलब होता है कि लफ्ज को टेढ़ा मेढ़ा कर दे, लफ्ज के साथ कुछ छेड़छाड़ करना, लफ्ज के साथ किसी फिक्रे को अटैच कर देना अपनी मादरी जुबान में और या उर्दू में, वो तो भी वो लफ्ज याद हो जाता है। जैसे एक शहद की मक्खी दूसरी को कहती है कि आ प्यारी, इस छत्ते में बैठ के शहद बनाएं। आ प्यारी है ये वर्ड एपियरी, लेकिन देख लें कि मैंने इसे आ प्यारी से याद किया हुआ है कि शहद की मक्खी दूसरी को बुलाती है कि ये छत्ता है, आ जाओ इसमें बैठ के शहद बनाएं। और एपियरी का मतलब होता है ये जो मसनूई छत्ते बनाए जाते हैं शहद की मक्खियों को पालने के लिए। अब ये लफ्ज देखें, एम्ब्रोजिल, इसके अंदर आम भी मौजूद है, अम्ब, और इसके अंदर रोज भी मौजूद है। तो आम का ताल्लुक जो है वो जायके से है और रोज का ताल्लुक जो है वो खुशबू से है। तो मीनिंग है इसका परफ्यूम्स ऑफ गॉड्स, या देवी देवताओं, देवी देवताओं की खुराक को कहा जाता था, ये जो बहुत खुशबूदार होती थी ग्रीक माइथोलॉजी में। तो इसका मतलब यह हुआ कि इसके दो शेड्स निकले फिर। दो शेड्स कैसे निकले कि इसका मतलब स्वीट भी है और इसका मतलब फ्रेग्रेंट भी है। इसका मतलब स्वीट भी है और इसका मतलब फ्रेग्रेंट भी है। एंटोनिम इसका बन गया स्मेली, एंटोनिम इसका बन गया रीकी। ये देखें, अब स्मेली का देखो ना। अब बेटे मैं गुजारिश आपसे ये करूं, ये जो हम कहते हैं ना जी के मतलब दौलत जो है जिसके पास हो तो वो कामयाब है, या मैं कहूं कि खवातीन के लिए कहा जाए कि जी जिसने जेवर ज्यादा पहना हो तो उसकी रिस्पेक्ट है, या वो हमारे इधर शुमाली इलाका जात में कहा जाता है कि जो असलहा है वो इंसान की जीनत है, उसका हथियार है। नहीं, लफ्ज जो है ना इंसान का हथियार है, लफ्ज जो है ना इंसान की जीनत है। जितने ज्यादा अल्फाज आपको आते होंगे ना, उतना ही आप अच्छे एक्सप्रेस कर पाओगे खुद को। तो लफ्ज तो गूंगे को जुबान देते हैं बेटे, लफ्ज तो आपको इस काबिल बनाते हैं कि आप बोल पाओ। इंसान में और जानवर में लफ्जों का ही फर्क है। तो जब अब अगर आप लफ्जों से दोस्ती लगाओगे ना, तो ये ऐसे दोस्त हैं कि जो आपको छोड़ेंगे कभी नहीं, जो कभी धोखा नहीं देंगे, हमेशा साथ देंगे आपका और आपकी इज्जत बढ़ाएंगे। लफ्ज ऐसे दोस्त हैं जो हमेशा आपकी इज्जत में इजाफा ही करेंगे। लफ्ज जब तक वुजू नहीं करते हम उसकी गुफ्तगू नहीं करते, या हम तेरी गुफ्तगू नहीं करते। लफ्ज, तो अब देखें, स्मेली का लफ्ज तो आता था मुझे, मुझे रीकी का लफ्ज अभी पता चला। स्टिंकिंग का लफ्ज तो पहले से आता था, यानी कि स्मेली की जगह रीकी का वर्ड यूज किया जा सकता है, रीक, आर डबल ई के रीक। तो बेटे लव द वर्ड्स, दे विल ब्रिंग रिस्पेक्ट फॉर यू, दे विल रिस्पेक्ट यू एंड दे विल ब्रिंग रिस्पेक्ट फॉर यू। ग्रामर ना आप लोगों का ठीक हो जाएगा। ग्रामर जो है ना, वो आपको ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 हफ्ते लगने हैं, जिसका जितना भी पुअर ग्रामर है ना वो ठीक हो जाएगा। टेंसेस आ जाएंगे आपको, वादा रहा। फिर उसको जो आपने सजाना संवारना, जो ब्यूटिफिकेशन, जो एक्सप्रेशन लेके आना है वो वर्ड्स में करवाना। अच्छा, अब ये जो अगला मेथड है ये और इंटरेस्टिंग मेथड है। ये मेरा मेथड है, ये भी आपको बुक्स में नहीं मिलना, ये भी मैंने इन्वेंट किया है। वो ये है कि बाज लफ्जों के सिनोनिम और एंटोनिम्स एक ही शक्लों जैसे होते हैं। किसी का सिनोनिम आता होता है तो एंटोनिम नहीं आता, किसी का हमें एंटोनिम आता होता है तो सिनोनिम नहीं आता। ये देखें मिसाल के तौर पे, अब एबिलिटी का लफ्ज मुझे आता था, मुझे नहीं पता था कि अच्छा इसका एंटोनिम डिबिलिटी होता है। वाह जी वाह, जबरदस्त। एबिलिटी डिबिलिटी, एबिलिटी डिबिलिटी, इन एबिलिटी तो हम जानते ही हैं।
और देखें, अब मुझे कॉन्फिडेंट का मतलब पता था कि कॉन्फिडेंट का मतलब होता है पूरा एतमाद। मुझे यह नहीं पता था कि डिफिडेंट का मतलब होता है जिसके अंदर एतमाद ना हो। कॉन्फिडेंट डिफिडेंट, कॉन्फिडेंट डिफिडेंट, कॉन्फिडेंट डिफिडेंट। तो बेटे, जिन लफ्जों के सिनोनिम एंटोनिम एक ही शक्ल के होते हैं ना, वो आपके लिए बोनस है। उनको कट्ठा कट्ठा, उनको पेयर में याद किया करो। देखें, अब देखें, परसुएड डिसुएड, परसुएड डिसुएड। अब परसुएड का मुझे पता था कि परसुएड का मतलब होता है किसी को तरगीब देना, स्टिमुलेट करना, मोटिवेट करना, एनकरेज करना, कायल कर देना। परसुएड। और डिसुएड का मतलब है डिस्करेज करना, डीमोटिवेट करना। डिसुएड, परसुएड, डिसुएड। अब ये मैंने अंदाजा कहां से लगाया? मैंने कहा कई लफ्ज हम लोग जानते हैं, जैसे इंक्रीज और डिक्रीज, जैसे एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन। जब एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन, इंक्रीज, डिक्रीज हैं, तो और भी कई लफ्ज ऐसे होंगे जिनके सिनोनिम और एंटोनिम सेम शक्लों के और साउंड के होंगे। ये देखो अब लफ्ज, एनर्जाइज और एनर्वेट। एनर्जाइज और एनर्वेट, एनर्जाइज का मतलब है एनर्जी देना, एनर्जी देना। और एनर्वेट का मतलब है एनर्जी खारिज हो जाना, थक जाना। मिसाल के मैं मिसाल के तौर पे मैं कहूं कि द सपोर्ट ऑफ माई फादर एनर्जाइजेज मी, कि मेरे वालिद साहब की सपोर्ट जो है मुझे एनर्जी देती है। और अगर मैं कहूं कि मेरी टफ रूटीन मुझे थका देती है, मुझे एग्जॉस्ट कर देती है, तो मैं कहूंगा कि माई टफ रूटीन एनर्वेट्स मी। माई टफ रूटीन एनर्वेट्स मी। अब मुझे नहीं पता था कि एनर्जाइज का एंटोनिम एनर्वेट्स होता है, तो जब पता चला तो ये मुझे दो लफ्ज याद हो गए। एक लफ्ज खामखा बोनस में याद हो गया, खामखा याद हो गया, एनर्जाइज, एनर्वेट। अच्छा, अगला बेटे जो मेथड है वो है परसेंटेज का। परसेंटेज में ऐसा होता है कि आप किसी लफ्ज को देखते हो ना, आप कहते हो कि यार मैंने इसे पहले कहीं देखा है। कोई नया नया लफ्ज सामने आ जाए, जिस तरह बाज औकात कोई इंसान हमारे सामने आ जाए ना, हम कहते हैं यार इसे हमने पहले कहीं देखा है। और हम बाज औकात पूछ भी लेते हैं उससे कि भाई मैंने आपको पहले कहीं देखा है, मैं भूल गया हूं। इसी तरह बाज लफ्जों का कुछ पार्ट ऐसा होता है जो हमें आता होता है पहले। जैसे कि ये लफ्ज है हैबिट, हैबिट्यूड। अब जब मैंने इस लफ्ज को देखा ना, तो मैंने कहा यार इसमें तो हैबिट का लफ्ज मौजूद है। तो फिर मैंने पूछा कि यार आपको कहीं देखा है मैंने कभी? आपका मतलब हैबिट तो नहीं है? और मतलब भी वही निकला, हैबिचुअल नेचर और मॉड और बिहेवियर और प्रोसीजर। हैबिचुअल नेचर, जैसे बच्चों की आदत होती है, ये मैंने एक तस्वीर लगाई हुई है, हैबिट्यूड है। एंड दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ दिस हैबिट। ये बच्चों का कौमी खेल है। I don't know why they play this game, and they play just like they are in search of some treasure. And when they find that treasure, they feel pleasure. तो हैबिट्यूड का मतलब हो गया अफेक्शन। हैबिट्यूड का मतलब हो गया टेंडेंसी, रुझान, इंक्लिनेशन होना। हैबिट्यूड। इसी तरीके से मैंने सेरेमोनियल से कहा कि मैंने आपको कहीं देखा है, तो पता चला कि अच्छा यार ये तो सेरेमनी से लफ्ज निकला। मैंने कॉग्नाइजेंट में देखा कि यार मैंने आपको कहीं देखा है, तो इसलिए तो रिकॉग्नाइज से लफ्ज निकला है, रिकॉग्नाइज। अब यानी कि देखें, इसका मतलब ये होता है बेटे कि कुछ लफ्ज ऐसे नए होते हैं जिनके अंदर कुछ परसेंट हमें आती होती है पहले, और वही उसका मतलब होता है। जैसे सेरेमोनियल के अंदर सेरेमनी मौजूद है, और सेरेमोनियल का मतलब भी रिलेटेड टू सेरेमनी है। कॉग्नाइजेंट का मतलब भी पहचानना है। कमेमोरेट का मतलब ही याद करना है। देखो मेमोरी मौजूद है इसके अंदर, मेमोरी। कल्पेबल के अंदर कल्पेबल, कल्प्रिट मौजूद है। फेमिनेट, फेमिनेट के अंदर फेमिनिन मौजूद है। इफेमिनेट का मतलब है औरतों जैसा बना देना, इफेमिनेट। जैसे ये बड़े घरानों के बच्चे जो हैं वो बेजार लाड प्यार से, बिल्कुल बर्गर फैमिली मम्मी डैडी बच्चे बने होते हैं ना, तो वो लड़के भी फेमिनेट हुए हुए होते हैं। तो बेजा लाड प्यार भी जो है ना लड़कों को इफेमिनेट कर देता है, यानी कि जनाना बना देता है। फेमिनिन से निकला है ये लफ्ज। उसके बाद जो अगला मेथड है ना बेटे, ये मेथड 9 है, मेथड 8 गलत लिखा हुआ है यहाँ, मेथड 9। देखो ये लफ्ज को याद करने का मेथड नहीं है, ये है लफ्जों की फैमिलीज तलाश करने का मेथड। देखो, इसको हम कहते हैं इन्फ्लेक्शंस और डेरिवेशंस, यानी एक लफ्ज का कैसा खानदान बनता है। अच्छा, लफ्ज के खानदान आप लोग बनाते तो हो, ये कौन सी मैं नई बात बता रहा हूं आपको भाई?
लफ्जों के खानदान आप लोग बनाते तो हो, वर्ब की जो फॉर्म्स बनाते हो वो खानदान नहीं होता। ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, ब्रिंगिंग। एक लफ्ज से आगे आप देखो काफी लफ्ज बनाते तो हो। फिर आप एडजेक्टिव्स बनाते हो, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, और स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। ये लफ्जों के खानदान ही बनाते हो ना आप, इन्फ्लेक्शंस और डेरिवेशंस। अब देखो, रेयर जो है ना, इसका मतलब होता है नायाब। रेयर का मतलब होता है नायाब। रेयर का मतलब होता है नायाब। और ये एडजेक्टिव है। जैसे आजकल सिलसिला चला हुआ है रेयर अर्थ मेटल्स का, यानी रेयर के आगे आप लोग नाउन लगाते हो। जैसे काला गुलाब मैंने नहीं देखा आज तक, ब्लैक रोज रेयर है वो रेयर फ्लावर है। यानी रेयर को आप नाउन के साथ जोड़ के बोलते हो। रेयर को आप लोग नाउन के साथ जोड़ के बोलते हो। लेकिन अगर इसके साथ आई एफ वाई लगा दिया जाए, रेरिफाई, तो ये एक इसका नया लफ्ज बन गया। और ये वर्ब है, और ये आपका एक्सप्रेशन बनाता है। बेटा ये जो मेथड में वोकेबलरी का आपको बता रहा हूं ना, इन्फ्लेक्शंस और डेरिवेटिव्स का, ये आप लोग इस्तेमाल करो। जो लफ्ज आपको पहले से आते हैं ना, उनके देखोगे कौन कौन से खानदान बनते हैं। अब रेरिफाई का लफ्ज, ठहरे मैं इसे दूसरा स्लाइड यहां पर निकालता हूं, उसके ऊपर देखते हैं कि हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं, कितना अच्छा एक्सप्रेशन बना सकते हैं इससे हम। लफ्ज था सर रेरिफाई। सर ये वर्ड फॉर्मेशन में भी मिल जाता है हमें। जी 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 जी, वर्ड फॉर्मेशन में भी मिल जाता है। आपका दोस्त पहले तो आपसे मिलता था, लेकिन अब वो आपसे नहीं मिलता, क्योंकि फर्ज करो उसकी जॉब हो गई है। आप उसे कहते हो यार, तेरी जॉब ने तो तुझे नायाब बना दिया है, तो आप उसे कहते हो योर जॉब, या योर टफ रूटीन हैज रेरिफाइड यू। जैसे मैं कहूं कि करप्शन ईमानदारी को नायाब बना देती है। करप्शन रेरिफाइज ऑनेस्टी। देखो कितना खूबसूरत खूबसूरत फिक्रे बन रहे हैं। ठीक। तो बेटे इस तरह ना वर्ड की इन्फ्लेक्शंस आप देखा करें, डेरिवेशंस उसकी देखा करें। अब हम जाते हैं अपनी असल स्लाइड पे। इसी तरह मैथमेटिक्स से लफ्ज निकला है मैथमेटाइज। मैथमेटिक्स से लफ्ज निकला है मैथमेटाइज। टुगेदर से, टुगेदर का इन्फ्लेक्शन है टुगेदरनेस। देयर इज नो सेंस ऑफ टुगेदरनेस इन पाकिस्तानी दीज डेज। यूनिटी तो हर कोई कहेगा। इसी तरह फर्दर को भी आप लोग एज एन एडजेक्टिव बोलते हो, आप कहते हो फर्दर स्टेप, फर्दर ओपिनियन, फर्दर पॉइंट। लेकिन ये वर्ब भी है। द स्पीकर फर्दर्ड हिज, द स्पीकर फर्दर्ड हिज स्पीच एंड टोल्ड अस द रीजंस ऑफ करप्शन इन पाकिस्तान। तो फर्दर, फर्दर्स, फर्दर्ड, फर्दर्ड, फर्दरिंग, टू फर्दर, देखें ये एज अ वर्ब भी यूज हो सकता है। तो ये जनाब इन्फ्लेक्शंस है। ये जो नाइन्थ अगला मेथड है, ये बड़ा कॉमन सा मेथड है, लेकिन इसको भी मैं समझा दूं आप लोगों को कि ये क्या चीज है। लफ्जों को, ये मेरा इजाद किया हुआ नहीं है, ये हर बुक में लिखा होता है। लफ्जों को सेंटेंस, ऐसे सेंटेंसेस में यूज करें कि सेंटेंस ही उस लफ्ज का मीनिंग बता दे। मिसाल के तौर पे, पहले लफ्ज में आप लोग मुझे फेमिस्ट का मतलब बताओ। सर प्यासा। यस। शाबाश। अब मुझे फेमिस्ट का मतलब नहीं आता था, लेकिन ये जो यहां पर लिखा हुआ है ना, हिज ड्राई लिप्स शो दैट ही हैज बीन फेमिश्ड। ड्राई लिप्स से पता चला, तो फिक्रा ऐसा बनाया करें कि वो सेंटेंस ही उसका मीनिंग बता दे। इसी तरह अगला सेंटेंस है, ही डिमांडेड लॉन्ग एक्सप्लेनेशन बट शी गेव कर्ट रिप्लाई। कर्ट का मतलब बताइए। शॉर्ट। शॉर्ट। मे बी शॉर्ट सर। शाबाश, शाबाश। अब मुझे कर्ट का मतलब नहीं पता था, लेकिन इस सेंटेंस ने मुझे समझाया कि बट से पहले अगर लॉन्ग एक्सप्लेनेशन है, लंबी एक्सप्लेनेशन है, और बट अगर कंट्रास्ट का सिग्नल है, तो इसका मतलब कर्ट का मतलब होगा शॉर्ट।
अगला वर्ड है अर्थक्वेक, डेसिमेटेड एवरीथिंग। तो बताएं डेसिमेटेड का मतलब क्या होगा यहां। डेमोलिश और डिस्ट्रॉयड। शाबाश। अब देखो ना, ऐसा तो नहीं है ना कि अर्थक्वेक ने हर तरफ फूल बरसाए हैं। जब अर्थक्वेक मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये हो गया कि उसने तबाही मचा दी हर तरफ। तो बेटे सेंटेंस ऐसा बनाया करें जिसको पढ़ के ही उस लफ्ज का मतलब समझ आ जाए। वो लफ्ज भी हमें बहुत जल्दी याद होता है, वो लफ्ज भी हमें बहुत जल्दी याद होता है जिसके एक से ज्यादा शेड्स होते हैं। जैसे कि फॉन है। फॉन अगर नाउन हो तो इसका मतलब होता है हिरन का बच्चा। और फॉन अगर नाउन हो तो इसका मतलब ब्राउन कलर भी होता है, लाइट ग्रेइश ब्राउन कलर, फॉन। अगर ये नाउन हो तो इसका मतलब हिरन का बच्चा, और इसका मतलब लाइट ग्रेइश ब्राउन कलर भी है। और अगर ये वर्ब हो, जैसे कि अगर हो कि फॉन, फॉन्ड, फॉन्ड और फॉनिंग, यानी ये वर्ब आ गए। तो अगर वर्ब हो तो इसका मतलब है कि किसी की खुशामद करना, चापलूसी करना। कि द सबॉर्डिनेट, दिस सबॉर्डिनेट फोन्स हिज बॉस फॉर हिज प्रमोशन। ये लिख लो आप, दिस सबॉर्डिनेट फोन्स हिज बॉस फॉर हिज प्रमोशन। या द सबॉर्डिनेट फॉन्ड द बॉस एंड गॉट प्रमोटेड। तो ये आपसे गुजारिश करनी थी कि वो लफ्ज भी हमें जल्दी याद होते हैं जिनके एक से ज्यादा शेड्स होते हैं। अच्छा जी। उसके बाद अगला जो मेथड है ये है यूनिकनेस का मेथड। ये कौन सा मेथड है बेटे। ये आप खुद को लफ्जों पे छोड़ दो, लफ्ज आपको खुद अपील करेंगे। आपको लफ्ज खुद इतने यूनिक लगेंगे बाज कि आप लोग हैरत ज़दा हो जाओगे कि यार इसका भी मतलब होता है, यानी चीज का भी इस चीज का भी कोई नाम है। यानी कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो अपनी यूनिकनेस की वजह से आपको अपील करेंगे। मिसाल के तौर पे ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह पीते हो, या ये जो पानी की बोतल लेते हो, ये फुल नहीं भरी होती। इसका ऊपर वाला हिस्सा जो है ना वो खाली होता है। अब मुझे कोई ये बताए कि उर्दू में उसका कोई स्पेसिफिक नेम है। उर्दू में तो हम कहेंगे बोतल का ऊपर वाला खाली हिस्सा। उर्दू में कोई सिंगल वर्ड नहीं है इसके लिए। लेकिन ये देखें, इंग्लिश में उसको बोलते हैं अलिज। ULLAGE, अलिज। और अलिज का मतलब होता है द टॉप एम्प्टी पार्ट ऑफ अ बॉटल। यूनिक। इसी तरह तरीके से अगर हम देखें तो ये एक और वर्ड है, एपी कैरी केसी। डिकंस्ट्रक्ट कर लो इसे, एपी कैरी और केसी। एपी कैरी केसी को हमने फील तो अक्सर लोगों ने किया है, लेकिन हमें कभी इसका नाम नहीं आया। ये नाम वो है कि जब छोटे बहन भाई को मार पड़ रही हो ना तो दिल को एक खुशी होती है। आप जो यहां पर बैठे मेरे लेक्चर सुन रहे हो, आप इसे फील करते हो कि अगर बहन भाइयों के अंदर एंटेगोनिज्म होता है, मोहब्बत भी बड़ी होती है लेकिन एक दूसरे पे गुस्सा भी बहुत होता है। तो जब कभी दूसरे बहन भाई को फेंटी लग रही हो ना, तो वो जो आपको खुशी होती है ना उसको बोलते हैं एपिकैरी केसी। प्लेजर ड्राइव्ड फ्रॉम अनदर्स मिसफॉर्चून। यानी किसी बंदे की बदहाली देखकर प्लेजर महसूस करना। अब मुझे कोई सिंगल वर्ड नहीं आया इसका कि यार मतलब व्हेन यू फील प्लेजर टू सी समवन इन ट्रबल। तो उर्दू में तो इसका कोई मतलब नहीं, इंग्लिश में है। तो बेटे लफ्ज अपनी यूनिकनेस की वजह से भी आपको याद होता है। जैसे कि इस वर्ड को देखें। पहले तो आप वो मैंने क्या बोला था, क्या गुजारिश की थी कि आप लोग अगर लफ्ज को डिकंस्ट्रक्ट करके उसके हिज्जे याद कर लेते हो ना, तो उसका मीनिंग पीछे पीछे भागता हुआ आता है। मिसाल के तौर पर इसको हम अलहदा करें, आगा साहब को अलहदा कर लें, थू को अलहदा कर लें, कैको को अलहदा कर लें, लॉजिकल हमें आता है।
लास्ट वाला पार्ट हमें पहले से आता है। बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल, लॉजिकल का लफ्ज हमें आता है। तो इसका मतलब है कि एक हमने कैको को याद करना है, फिर THO थू को याद करना है, और उसके बाद एगा को याद करना है। अगर वर्ड याद हो गया, अगैथोकोकोलॉजिकल, अगैथो कैकोल, एगथो एगथो कैकोलॉजिकल, तो फिर जनाब हमें इसका मीनिंग भी याद हो जाएगा। यानी ऐसी चीज विच इज कंपोज्ड ऑफ बोथ गुड एंड इवल। जैसे मैं कहूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एगथो कैकोलॉजिकल, सेमीकोलन, इट डिपेंड्स अपॉन द यूजर वेदर whether he or she uses it positively or negatively। और ह्यूमन बीइंग भी जो है, ह्यूमन बीइंग्स भी जो है वो एगथो टेकोलॉजिकल ही होते हैं। वी आर अ मिक्सचर, वी आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड एंड इवल। और इस दुनिया में अक्सर चीजें हैं जो इस बाइनरी ऑपोजिशन पे चलती हैं। बाइनरी ऑपोजिशन का मतलब है एक दूसरे के उलट भी होना और एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम भी होना। ये बाइनरी ऑपोजिशंस है। जैसे कि गुड एंड इवल, ये एक दूसरे के उलट भी हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए ये लाजमी भी है, एक दूसरे के लिए ये लाजिम व मलजूम भी है। मिसाल के तौर पर अगर आप अच्छाई को दुनिया से हटा दो तो बुराई भी खत्म हो जाएगी। अच्छाई को खत्म कर दो तो इसका मतलब है दुनिया बुरी है। तो जब हर तरफ ही दुनिया बुरी है तो बुराई को हम पहचानेंगे कैसे कि ये बुरी है? अच्छा, फिर बुराई को खत्म कर दो, दुनिया से बुराई को खत्म कर दो तो अच्छाई भी खत्म हो जाएगी। यानी हम एक दूसरी अच्छाई और बुराई को कंट्रास्ट में पहचानते हैं कि यार ये चीज बुरी है और ये चीज अच्छी है, कंपेयर करके। तो इसको हम कहते हैं बाइनरी ऑपोजिशन। और गुड और इवल की जिसमें बाइनरी ऑपोजिशन हो उसको हम आगा थो या थू कैकोलॉजिकल, एगथो कैकोलॉजिकल कहते हैं। यूनिकनेस। हाँ, उसके बाद मैंने आप लोगों को ये बताना था कि डिक्शनरी और थोसॉरस के अंदर क्या फर्क है। देखिए, डिक्शनरी जो है ना वो आपको ये चीजें बताती है कि यहां तक, ये वर्ड लिखेगी, आगे उसकी ट्रांसक्रिप्शन लिखेगी, उर्दू में मीनिंग बता देगी, वजाहत कर देगी, एडजेक्टिव बता देगी, ये बताएगी एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या चीज है, नाउन है, प्रोनाउन है, ये बताएगी। और सेंटेंस भी बता देगी आपको। डिक्शनरी तो जनाब ये करती है। ये वाला जो पार्ट होता है ना सिनोनिम और एंटोनिम का, इसको हम कहते हैं थेसॉरस। थेसॉरस, ये देखो। और थिसॉरस के अंदर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दिए जाते हैं। और वो मैंने आपको बताए थे, अगर ज्यादा ज्यादा सिनोनिम और एंटोनिम्स दे दिए जाएं तो आप शुरू शुरू के दो तीन याद कर लिया करें, काफी होते हैं आपके। अगर दिल है, अगर दिल लगता है इस चीज में तो मजीद भी करें। अच्छा, ये चीज बताने के बाद अब एक और टेक्निक आपको बताता हूं।